हमने जब स्टार्ट की थी फिलॉसफी तो वी स्टार्टेड विद डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग and after that destruction we created the first truth of our own existence और उसके बाद based on the criteria of clear and distinct ideas we created the existence of God. हमने देखा कि existence of God पे questions हैं अभी भी but for Descartes God प्रूव हो गया. अब आगे देखते हैं जो दुनिया को बर्बाद कर दिया अब उसको वापस बनाना शुरू करते हैं. आइडिया ऑफ सेल्फ और आइडिया ऑफ गॉड हो गया प्रूव. अब इसके बाद जो हम विटनेस करते हैं कायनात में एक डिफरेंट स्मेल, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट एक्सटेंशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे अंदर एक रुडिमेंट्री बिलीफ होता है कि इट इज कॉज्ड बाय बॉडीज एक्सटर्नल टास्क. फॉर एग्जांपल you have a perception of some smell, so it's created from somewhere outside, it's coming and you feel it. Similarly, you have a perception of something, you hear a sound, so the source of that sound is from the external world. So that's what you feel and believe. But how do you prove the existence of this external? This could be your mind making up the sound, your mind making up the smell. अब हम इसके लिए सेंसेस पे ही डिपेंड नहीं कर सकते. That our senses show us that a thing is existing outside, so therefore it exists. Why? Because sense data is often unreliable. सेंस डेटा के साथ मसला क्या है कि सेंस डेटा डिसीव्स अस एट टाइम. ये हमने हमारा फलसफा शुरू शुरू ही यहीं से हुआ था. However, in general, we know that our ideas about the external world are caused by bodies outside us. ये हमारा बेसिक प्रीमाइज है, मतलब जिस पे हम सब यकीन करते हैं इजीली. एट लीस्ट इन जनरल, मतलब अगर हम इसमें फिलोसॉफिकल जिम्नास्टिक्स ना करें, इन जनरल इट्स क्वाइट क्लियर एंड डिस्टिंक्ट कि एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि बाहर की दुनिया एग्जिस्ट करती है. देयर इज दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज दिस बुक इन फ्रंट ऑफ मी, अ फोन, दैट जग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अगर ये आइडियाज बाहर की दुनिया से नहीं आ रहे तब इनका कॉज क्या हो सकता है? कैन बी टू कॉजेस. कि हमारा खुद का माइंड ये बना रहा है, और इट इज गॉड दैट इज मेकिंग अप ऑल ऑफ दिस रियलिटी. बट if it is caused by either of them, that would make God a deceiver. क्योंकि हम तो बाहर की दुनिया को क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली परस्यू कर रहे हैं. तो अगर खुदा है, जो कि वो है, हमने भी इससे पहले प्रूव किया, वो अगर खुदा है तो he would not allow such a strong inclination in us. He would not make us believe in a delusion. He would not allow delusional thoughts. ये जो क्लियर और डिस्टिंक्ट परसेप्शन है एक्सटर्नल वर्ल्ड का, इट शोज दैट द वर्ल्ड हैज एक्सटेंशन. लेकिन ये एक्सटेंशन भी हम कैसे जानते हैं? थ्रू आवर आइडियाज ऑफ इट. द थिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज लाइक 4 feet tall, 1 feet wide, and 1 feet like in depth. But how do I know of it? There is inside me an idea that this is 4 feet tall, 1 feet. ठीक. तो इस परसेप्शन को कैसे, मतलब हाउ डिड इट ट्रांसलेट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू माय आइडिया ऑफ इट? तो उसको डेकार्ट कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले द इम्प्रेशंस मेड ऑन द ऑर्गन्स विच लीड टू द एक्साइटेशन ऑफ द एनिमल स्पिरिट्स इन द नर्व्स. जो भी एक्सटर्नल चीज है ये आपके ऑर्गन्स ऑर्गन्स भी अभी इट इज एक्सटर्नल चीज ही. इट्स स्टिल लाइक मैटर ही, इट्स स्टिल एक्सटर्नल रियलिटी ही, इट्स नॉट स्पिरिचुअल रियलिटी. तो ऑर्गन में इम्प्रेशन आ गया, ऑर्गन की वजह से देयर इज एन एक्साइटेशन ऑफ सर्टन एनिमल स्पिरिट इन आवर नर्व्स. तो अब ये नर्व्स में पहुंच गया. अभी भी ये मटेरियल ही है, अभी भी हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, एज इन रैशनल थॉट अभी नहीं है इसका हमारे पास. ये जो एनिमल स्पिरिट्स है दे एंड अप इन ब्रेन, एंड इन ब्रेन दे एंड अप इन पीनियल ग्लैंड.
which gives rise to sensation. ये जो ये पूरा प्रोसेस है, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ये नॉन मेंटल प्रोसेस, ये मटेरियल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है, बट समहाउ जो कॉन्शियस परसेप्शन है वो इस ऑब्जेक्टिव मटेरियल बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग रियलिटी है। मेरे दिमाग में एक लाल सेब है तो बाहर एक्सटर्नल लाल सेब है, तो इन दोनों की रियलिटी कॉरस्पॉन्डिंग है। सो व्हाट्स इन माय ब्रेन इज आल्सो आउटसाइड, and how do we know that they correspond to each other? It might be a blue apple outside, but I'm seeing a red apple. It is guaranteed by the veracity of God because God exists. That's why I cannot be deceived. ये कहते हैं कि डेकार्ट्स वाज ए नाइव रियलिस्ट इन प्रैक्टिस, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि बॉडीज एग्जिस्टिंग इन देयर ओन राइट्स, like the table, the chair, they exist even if you were not there. They will continue to exist even if you are not perceiving them. If no humans exist, they will still be there. They will always be there. But what do we mean by bodies? अगर इसको थोड़ा सा हम कुरेदने की कोशिश करें, what is it that we mean by a body? Well, we mean by a body, we understand something to be an independent substance. सब्सटेंस का मतलब हुआ विच सो एग्जिस्ट्स, जिसकी एग्जिस्टेंस किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इस डेफिनेशन के हिसाब से स्ट्रिक्टली अगर हम बोले तो देयर कैन बी ओनली वन सब्सटेंस, दैट इज गॉड, बिकॉज इट्स ओनली गॉड हु एग्जिस्ट्स in himself, through himself, by himself, and he does not require the existence of any other thing for his own existence. However, जो भी चीज़ें अब बची बाकी वो रिलेटिव सब्सटेंसेस बन गई। दो रिलेटिव सब्सटेंस को डेकार्ट मानते हैं, कहते हैं माइंड एंड बॉडी, ये दोनों चीज़ें, दीज टू रिलेटिव सब्सटेंस एग्जिस्ट। रिलेटिव सब्सटेंस होने का मतलब क्या हुआ? मैटर, दैट इज बॉडी, माइंड एंड मैटर भी आप इसको कह सकते हैं ना, माइंड एंड बॉडी। Body exists without mind, with mind can exist without body. This is what he is saying. So each can exist without other. But they both depend on God for their existence. If God wills, that none of the two would have existed. किसी भी चीज़ की जो एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उस चीज़ का, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको फिलॉसफी में स्ट्रांग करेगा। दीज आर टेक्निकल टर्म्स एंड दे विल कम अगेन एंड अगेन। किसी भी चीज़ की एसेंशियल प्रॉपर्टी को उसका एट्रीब्यूट कहेंगे। सो द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज कॉन्शियसनेस, द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज एक्सटेंशन। ठीक। और ये जो एट्रीब्यूट है ये खुद को बहुत तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 फीट, इट कुड हैव बीन 5 फीट एज वेल। सो द एट्रीब्यूट ऑफ हाइट could be 4, 5, 6, any feet. ठीक। Attribute of color could be red, green, anything. So the attribute shows it's similarly the mental attribute of consciousness. You might be happy, you might be unhappy. So it is presenting itself in many forms. अब ये जो ये particular form है, that would be called the mode of the attribute. So this attribute is existing in 6 feet height now. So we will call this particular the mode in which the thing is existing. So a thing is existing as hot, 35 degree Celsius temperature है. So that is the mode of that body at that time. तो ये थोड़ा बैकग्राउंड इसके चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत आने वाला है। मोड आएगा काफ़ी बारी, एट्रीब्यूट आएगा काफ़ी बारी, सबस्टेंस आएगा काफ़ी बारी। तो इनने दो सबस्टेंस माने, एक तो खुदा तो है ही, बट रिलेटिव सबस्टेंस इनने दो माने, मतलब मेंटल, माइंड और बॉडी। अभी मटेरियल बॉडीज क्या हुई? दीज वुड बी देन सबस्टेंसेस जिनका एट्रीब्यूट क्या है? एक्सटेंशन। मटेरियल बॉडीज ये हैं। However, the things are perceived to have other qualities as well, which are not extended. जैसे कलर है, टेस्ट है, स्मेल है। क्या ये भी दे बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट? यहाँ डेकार्ट ही पॉइंट्स आउट
कि क्वालिटीज दो तरीके की हो सकती हैं, और ये भी यहाँ से शुरू हो गई बात, इन्होंने छेड़ दी, पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। अब ये दो क्वालिटी की बात बहुत बारी होगी, लगभग हर एक फिलोसफर इन दो क्वालिटीज की बात करेगा, और they would differ on a lot of things, but the essential edifice is being constructed. कहते हैं दो तरीके की क्वालिटी होती है हर चीज में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्वालिटीज वो हैं जो क्लियरली परसीव होती है, क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो क्वालिटीज हैं विच कैन बी पुट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे साइज, हाइट, 4 फीट, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। 4 फीट फॉर सुल्का, 4 फीट फॉर मिस्टर बिलाल, शाकिर, मुश्तरी, एनीवे, 4 फीट, दैट वुड बी प्राइमरी क्वालिटी। दीज बिलोंग टू द मटेरियल बॉडी। आप नहीं भी होते वो 4 फीट होता, आप नहीं देख रहे होते वो 4 फीट होता। So these primary qualities we are trying to answer, do these qualities belong to the object? Now the second is the secondary qualities. ये कहते हैं डेकार्ट की these are confused ideas, जैसे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कलर, साउंड, टेस्ट। कहते हैं ये डिस्टिंक्टिवली और क्लियरली परसीव नहीं होता, ये आपके माइंड की क्रिएशन है, दे आर इन द माइंड ऑफ द परसीवर। So what might appear one to you can be different. It appears hot to you, it appears cold to K. It appears hot to Rais, it appears cold to Anurag. So these things are in you, they are not in the thing itself. ये जो बात बोली गई, that this conception of matter as consisting of extension alone, इसका इन्फ्लुएंस, मतलब ये बात बोलने में तो छोटी लगती है, लेकिन इसका फिर आगे इन्फ्लुएंस फ़लसफ़े में बहुत ज़्यादा है। और इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैक्यूम रूल आउट होगी, देयर कैन नॉट बी एनी वैक्यूम, सो वेयरएवर देयर इज स्पेस देयर मस्ट बी एक्सटेंशन, सो देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी वैक्यूम। इसका मतलब ये भी हुआ मैटर की डिविजिबिलिटी एंड नहीं हो सकती। You can keep on dividing it, it would still have some extension, and then you divide that extension, the product that are created would still have extension. You would never reach a metaphysical reality, it will always be a physical reality. So that means the extension is infinitely divisible, so there can be no atom finite, atom not in the sense जैसा आपने chemistry में पढ़ा है या physics में, atom as a metaphysical atom, the lowest kern out of which everything is made. So that cannot be there, मतलब क्योंकि उसको भी break किया जा सकता है because it has extension. इसके अलावा matter being purely extension, इसका मतलब ये हुआ it is purely entirely passive. इसके अपने अंदर कोई there is nothing in it which could create in it any change. Matter cannot change by itself because it is passive, it is ये पड़ा हुआ है. There has to be a conscious agency जो इसको change करे, और किसने किया इसको चेंज? फर्स्ट मोशन वो सेट बाय गॉड, और खुदा ने इसको पहला मोशन दिया, दैट सेट इन ऑल दिस मोशन इनटू प्लेस, जितना भी अभी है, जो भी यू सी ऑल द मोशन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट मोशन विच वाज इंड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉन्शियसनेस, दैट इज गॉड। अब हम ये तो 1600 में लिख रहे हैं, ये सब 1600 समथिंग में, हम 2000 समथिंग में हैं। हमने बेसिक फिजिक्स हम सब ने पढ़ी होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्कूल में तो हमने पढ़ी होगी, तो वी कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग इज ऑब्सोलीट, बट स्टिल इट हैज़ इट्स ओन टेस्ट, स्पेशली जो इनका कंसेप्ट है मोशन इज प्योरली रिलेटिव, वो अब हम बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं, मोर सो आफ्टर द कमिंग ऑफ आइंस्टीन। हम तो रिलेटिविटी अब एक कॉमन वोकैबुलरी का लफ्ज़ बन गया है। डेकार्ट खुद अपनी राइटिंग में कहते हैं कि सेम स्टीमर इज स्टैटिक इन रिलेशन टू द पर्सन हु इज इन इट, बट समवन ऑन द शोर, उसके लिए द स्टीमर इज मूविंग। इस सब में डेकार्ट ने क्या किया? ही रिड्यूस्ड द एंटायर वर्ल्ड टू मैकेनिज्म, मशीन, मशीन बना दिया पूरी दुनिया को। अब ये लिविंग थिंग्स भी क्या है तब? ये भी मशीन्स ही है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट मशीन ही है, रिफाइंड है, वेल ऑयल्ड है, बट है मशीन ही।
और इसका देखो, जब कोई बड़ी हस्ती बात करती है, इसके रिपरकशंस और रिपल्स हर जगह होते हैं। छोटी बात मतलब ये ऐसे ही नहीं रहती लिमिटेड टू सर्टेन फोर वॉल्स, इट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे the dissection of animals, the discovery of reflexes, etc. It was a direct implication of Rene Descartes' work. Because if an animal is just a machine, and cut it open and do whatever you want to do with it to check the machinery. Like you don't get emotional if someone is like opening up your car and checking कि इसके nuts and bolts ठीक हैं क्या. So you can do with anything else as well. So unfortunately, this led to a lot of cruelty with respect to animals. और इसने वेस्टर्न फ़लसफ़े को बहुत एक मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी दी। अ, उसमें ऑलरेडी बहुत हद तक मटीरियलिज़्म थी, और यहाँ से फिर और भी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज़ आ गई वेस्टर्न फ़लसफ़े में। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से आपका जो पूरा यूनिवर्स ही है वो यही है, मटीरियल है। तो अभी का जो मटीरियलिज़्म है उसके भी रूट्स आपको अब दिख रहे हैं कि समहाउ दे आर इन डेकार्ट। अब फर्दर मूविंग ऑन, इल्म का क्राइटेरियन क्या सेट किया डेकार्ट ने? इनने सेट किया कि क्लियर एंड डिस्टिंक्ट जो भी आइडिया होगा, इट मस्ट बी ट्रू। लेकिन हम पूछ सकते हैं, व्हाई वुड वी रिगार्ड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज एज ट्रू? व्हाई शुड वी? तो डेकार्ट आंसर करें, इट फॉलोज फ्रॉम डिवाइन वेरासिटी, गॉड वुड नॉट अलाउ एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर ये जवाब है, तब डेकार्ट इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे कि क्या हम कभी मिस्टेक ही नहीं करते? हम गलतियां करते हैं, वी आर डिसीव्ड, समटाइम्स वी सी अ रोप, it is a snake. Sometimes we see a snake, it's a rope. Sometimes we see water, but it is not water in the desert. It's just mirage. So, what happens to divine veracity at that time? How did God allow us to get mistaken or deceived? तो मसला तो हल हुआ नहीं। अब ये ट्रुथ है या फॉल्सिटी है, ये जजमेंट्स में होती है, ये आइडियाज या परसेप्शंस में नहीं होता। और डेकार्ट के हिसाब से जजमेंट ये जॉइंट प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, इंटेलेक्ट और विल का। हम कोई चीज़ परस्यू करते हैं और फिर हम एफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं, और ये जजमेंट है। तो दो पार्ट्स हो गए, there would be two parts to it. So when we perceive something, पहले परसेप्शन हुआ, फिर हमने उस पर जजमेंट पास की। If the ideas are clear and distinct, then their affirmation or denial leads to truth. ह्यूमन इंटेलेक्ट लेकिन फाइनाइट है, ये हर एक चीज के क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज रख ही नहीं सकता, ये फाइनाइट है। तो अगर क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज पे ही सिर्फ हम जजमेंट पास करते तो वो हमेशा सही ही होती, ये कह रहे हैं डेकार्ट। इफ वी वुड ओनली पास जजमेंट्स ऑन क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, then there would never have been any error. But the thing is, our existence, our intellect is finite. It cannot every time have clear and distinct ideas. लेकिन will जो है, will by its very nature is infinite, क्योंकि उसके पास unlimited choice है. It has infinite choices in front of it. The will can do whatever it wants. अगर हम सिर्फ और सिर्फ एसेंट और डिसेंट सिर्फ क्लियर आइडियाज पे दे सकते तब कोई एरर नहीं होता, बट हमारे पास चॉइस है, जो आइडियाज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नहीं है हम उस पे भी जजमेंट पास कर सकते हैं। सो आवर विल passes judgments on confused and indistinct ideas as well. Such a judgment may end up in error. So error is not a product of intellect per se, it's a joint product of intellect and will together. By itself, intellect will never lead to error.
कहते हैं आइडिया मस्ट हैव रियली एग्जिस्टिंग कॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बाय इटसेल्फ देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो डेकार्ट होल्ड्स दैट द पार्ट ऑफ इंटेलेक्ट इन प्रोड्यूसिंग एरर इज वेरी स्मॉल, येट इंटेलेक्ट को हम एंटायरली एब्जॉल्व नहीं कर सकते। ज्यादा रोल विल का है, लेकिन इंटेलेक्ट को फुल फ्लेजेड माफी भी नहीं दी जा सकती, इसका भी रोल है एरर में। इंटेलेक्ट सप्लाई करता है कंफ्यूज्ड और इनडिस्टिंक्ट आइडियाज, यही सप्लाई करता है, और ये ज्यादातर ट्रू होता है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी क्वालिटीज जैसे कलर, हीट, स्मेल। अब देखें रोप और स्नेक वाला एग्जांपल, उसमें द शेप विच इज एक्सटेंशन विच इज प्राइमरी क्वालिटी, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, नो एरर इन दैट। यू सी राउंड, यू सी इट लाइक whirling like a snake or a rope, उसमें there is no confusion in that, no error in that. The error is in secondary yeah, qualities. The texture you are not able to see. If the texture was clear, you would say it's a rope. If the texture is like a snake, it's a judgment on the मतलब light की कमी, and its color, depth, ये सारी चीजों पे आपका error होता है। So it's more related to secondary qualities of color, heat, smell, etc. These ideas do not represent anything objective in things, but have their sole function in directing us to that which is beneficial or harmful for us. ये जो secondary qualities पे judgment pass करते हैं हम, ये किस लिए करते हैं? ये हमको चीज़ों के बारे में कुछ objective truth नहीं बताता, ये हमको हमारे लिए मदद करता है to act on what is beneficial and harmful for us. तो in nutshell, errors arise due to our finite being, that we do not limit our judgment to clear and distinct ideas. लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, he absolved God from all the, मतलब it's not God veracity है तो हमें error कभी होना नहीं चाहिए, he has absolved God, but if we dig deeper he hasn't, because for making an intellect which is finite, who is responsible? So it's God that is responsible. So if we err, it is because we have a finite intellect. But we have a finite intellect because God created it finite. So who is responsible finally? At least to some extent you have to accept God is responsible. अब डेकार्ट को ये बात पता थी, ऐसा नहीं है कि हम अब 2022 में अक्लमंद बन गए। डेकार्ट को ये बात पता थी। डेकार्ट इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, and the answer is classical theological, says we don't have the right to inquire the why of things. Why of what God does it, we cannot know. And he is not wrong in saying this. Why of things is not known. Besides, he further continues, says कि God is the creator and not just us. पूरी कायनात के मालिक हैं, like he created the whole universe. और इसकी परफेक्शन के लिए, इसकी हार्मनी के लिए फैलिबल इंटेलेक्ट परफेक्ट है, इनफैलिबल इंटेलेक्ट परफेक्ट नहीं है। एक इसके बाद फर्दर कहते हैं कि क्रिएटेड अगर है इंटेलेक्ट, इफ इट क्रिएटेड इंटेलेक्ट, देन बाय इट्स वेरी नेचर इट मस्ट बी लिमिटेड, क्योंकि क्रिएटेड है। लास्टली, the will could not have been created in such a manner as to be limited to clear and distinct ideas. अगर हमारी will to pass judgments would be limited to clear and distinct ideas, ये हमको एक मशीन बना देता, we would never have had that human free spirit. तो इनफाइनाइट फ्री विल जो हमको मिली है, ये नेसेसिटी है, और इसका फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इस वजह से इसका मिसयूज के लिए वी आर टू बी ब्लेम्ड रादर देन गॉड। अब ये जो
विल से ही फाइनली एरर होता है, तो इसके कॉजेज क्या है? तो पॉजिटिव कॉजेज ऑफ एरर आर जल्दबाजी, एडिक्वेट एविडेंस का इंतजार ना करना, उससे पहले ही फतवा झाड़ देना। प्रेजुडिस, प्रीकंसीव्ड ओपिनियंस होना किसी चीज के बारे में जिसके बारे में हमने अभी पूरा इल्म हासिल नहीं किया। टू मच रिलायंस ऑफ ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस एंड मेमोरी, जिसको हमें चेक करना चाहिए था, रिफ्रेश करना चाहिए विद कंटिन्यूअल, बार बार उसको वेरीफाई करना। मूविंग फर्दर ऑन, जो मेथड डेकार्ट ने यूज किया अपने कॉगितो तक पहुंचने के लिए, उसमें ही ट्राइड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एक से एक उन्होंने क्या किया, जो चीजें एसेंशियल नहीं है उनको डिस्कार्ड करते हुए गए। फाइनली वो पहुंच गए कॉन्शियसनेस पे। नाउ इन ऑर्डर टू नो कॉन्शियसनेस, वी डू नॉट नीड टू इन्फर एनी एक्सटेंशन। फिजिकलिटी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती इसको समझने के लिए। सिमिलरली फिजिकलिटी या एक्सटेंशन को समझने के लिए वी नीड नॉट रेफर टू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन, माइंड और बॉडी, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये दो इंडिपेंडेंट सबस्टांसेस है, माइंड एंड बॉडी के। ये जो ड्यूअलिज्म है माइंड एंड बॉडी का, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग लगभग पूरी का मतलब इंसानियत का इत्तेफाक है कि वी हैव बोथ बॉडी एंड सोल। एंड इन फैक्ट इन आवर most of you were not there with us back then. We had a few sessions on the रिलीजन इज नेचुरल। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो है ड्यूअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, सोल एंड बॉडी, ये हमारे अंदर इनेट है। आता कहाँ से, उस पर बहस की जा सकती है कि गॉड प्लेस्ड इट, नो एवोल्यूशन डिड इट एंड एवरीथिंग, बट दैट करंट ह्यूमंस हैव दिस इनबिल्ट कैपेसिटी, दैट वो ड्यूअल वे में देखते हैं खुद को। तो फॉर दैट यू कैन लाइक read a few research papers. उसकी recording we might be putting up on YouTube in some time, तो let's see. अब तो हमारे पास भी दोनों बॉडी है और सोल भी है। पॉल ब्लूम का रिलीजन इज नेचुरल, आप वो भी पढ़ सकते हैं, इट्स अ रिसर्च पेपर। उसमें फर्दर रेफरेंसेस भी हैं कुछ और पेपर्स के, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमन बॉडी लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिक बॉडीज इज मेयर ए मशीन, मशीन ही है बस। मूविंग प्रिंसिपल इस मशीन का क्या है? दिल की धड़कन। डेथ क्या है? डेथ है किसी इंपॉर्टेंट मशीन के किसी पुर्जे का खराब हो जाना। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, lungs stop working, kidneys stop working. So any important part which is necessary for the working of the machine, if that fails, the machine fails. A machine is not soul. Soul is not machine. So they are two different things. For Descartes, it is only humans जिसके अंदर सोल है, जिसके अंदर खुदा ने सोल वाली चीज रखी है। और ये यहाँ पे फिर से आई हैव टू पॉइंट इट आउट, ये वेस्टर्न फलसफे को और मटेरियलिस्ट बनाता है, ये स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी ऑफ मैन, कि दैट मैटर आउटसाइड अस इज देयर फॉर आवर सेक, दैट वी आर स्पेशल। अब इसका एक्सट्रीम दूसरा आपको हिंदू फलसफे में मिलेगा। ये एक एक्सट्रीम है, हिंदू फलसफे में दूसरा एक्सट्रीम, दैट यू आर एज गुड एज एवरीथिंग एल्स आउट देयर, लाइक a stone has soul, you have soul, everything is same. इनफैक्ट जैन फिलॉसफी में हमने देखा कि उनके लिए एवरीथिंग, दे हैव सोल, दे आर कैटेगराइज्ड एज जीव, एवरीथिंग, एंड द इन बिटवीन इज इसमें मुस्लिम फलसफा कि यस ह्यूमंस हैव सर्टन, कुछ कुछ मामलों में उनको दिया गया है स्पेशल प्रेफरेंस, बट देन द आइडिया एट द सेम टाइम इज स्पेशल preference does not create a hierarchy as such. It does not make humans great because greatness has been bestowed from an external source. It's not internal to them. तो ये इसको अगर आगे कंटिन्यू करें, अब इस
सोल और इस बॉडी में रियल कोई रिलेशन हो नहीं सकता, बिकॉज दे आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज स्पिरिचुअल, अनदर इज मटीरियल। दे आर, their natures are मतलब diametrically opposite. But then how does this soul work inside a body? How does it touch it? You can think of matter touching matter. मतलब, I pushed say this phone. I pushed the phone. So there is matter in my hand that pushes the phone. But how does this soul push my hand? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड वी वुड रियलाइज कि नहीं हो पाया। लेट्स सी, डेकार्ट इस रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बाय गिविंग अस एन एग्जांपल लाइक दैट ऑफ अ पायलट एंड हिज एयरक्राफ्ट, या घुड़सवार और उसका घोड़ा। ये ये उनकी मतलब समझाने का तरीका है। लेकिन ये जो रिलेशन इन्होंने डिस्क्राइब किया, हम इसमें वी आर गोइंग टू डेल्व डीपर इनटू इट। इट इज वेरी इनएडिक्वेट, जो भी इनकी एक्सप्लेनेशन है। हमें इंट्यूटिवली वी नो फॉर श्योर कि कुछ तो रिलेशन है माइंड और बॉडी में, कुछ तो रिलेशन है। जैसे चारवाक ने आर्ग्यू किया था कि आई एम फैट, बट फैट एक्चुअली मेरी बॉडी है, लेकिन हम क्या कहते हैं, आई एम फैट। फिर उसका ऑपोजिट साइड हमने देखा आस्तिक फिलॉसफीज में, उन्होंने क्या बोला, आई एम सैड, बॉडी तो सैड है नहीं। तो आई एसोसिएट्स विद बोथ ऑफ द थिंग्स। तो एम माइंड एंड बी बॉडी, एम एंड बी के बीच में रिलेशन, वी वुड हैव टू डिस्क्राइब द प्रिसाइज नेचर ऑफ इट, हाउ एग्जैक्टली डू दे इंटरेक्ट। डेकार्ट नहीं कर पाते इसको सॉल्व। अगर हम डेकार्ट को डायरेक्टली पढ़ते हैं उनकी किताबों से, सो वी विल एंड अप हैविंग टू कंसेप्शंस कि समटाइम्स ही टॉक्स अबाउट इंटरैक्शनिज्म। इंटरैक्शनिज्म मतलब यही, जैसे मैंने इस फोन को धक्का दिया, देयर इज एन इंटरैक्शन प्रॉपर, द सोल इज एक्चुअली टचिंग द मैटर, ये ऐसे, soul causes the hand to lift. We have very interaction. There is another theory that's parallelism. He seems to be a parallelist elsewhere. पैरेललिज्म मतलब एक प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी है दोनों चीज़ों में। सोल ने जिस वक्त विश किया हैंड राइज करना, हैंड भी उस वक्त राइज करने ही वाला था। सो दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग सेम टाइम, तो इट सीम्स कि वन कॉज द अदर। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लेबनीज इसके बारे में बात करेंगे, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, जब हम लेबनीज पढ़ेंगे तब। बट देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन ना कि what would be Descartes की position if we have to choose one. We might end up saying that he was an interactionist. Let's see. Though फिर से ये it's not black and white नहीं है कि he is this. हमें हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हमारी बॉडीली एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंड, देयर इज नो डाउट इन इट। मतलब आप अपने दिमाग में सोचे हाथ उठाना, हाथ उठाएंगे, ठीक, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर माइंड। सो माइंड इज अफेक्टिंग द बॉडी, माइंड इज ड्राइविंग इट, बट वी ऑल्सो नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस द अदर वे अराउंड, बॉडी अफेक्टिंग आवर माइंड। जैसे देखना, देखना बाहर है, it is outside us, but it affects our body. See, we see a pleasant sight. Our soul is happy. The voice of our beloved. Our soul is happy, but it's coming from body, and it's affecting our soul. Descartes regards sensing, imagining, remembering as mental acts. ये सारे mental act हैं, लेकिन इनके अंदर जो objects हैं वो खुद में mental नहीं है। मतलब फिर से यही होता है, मेंटल आइडियाज हमको रियल बॉडीज के बारे में कुछ इल्म दे सकते हैं कि नहीं? कैन दे टेल अस एनीथिंग अबाउट मटेरियल बॉडीज? नो, बिकॉज द सोल फंक्शन ऑफ आइडियाज इज टू गाइड अस हार्मफुल और से दूर और बेनिफिशियल की ओर। दे हैव नथिंग टू डू विद रिप्रेजेंटिंग थिंग्स एक्सटर्नल टू अस। दैट्स वेरी कोल्ड
ये विल का जजमेंट है, ये सब्जेक्टिव जजमेंट है। ये किस लिए है कि इससे भागो, इट्स वेरी कोल्ड और दैट इज वेरी हॉट। ये विल का जजमेंट है, किस लिए है, द हार्म ऑफ बीइंग वेरी हॉट, दैट इज प्लेजेंट। ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है विल का ऑफ ए सेकेंडरी क्वालिटी। एंड व्हाई इज इट देयर, टू हेल्प अस, टू गाइड अस, कि ये बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। लेकिन इसके बावजूद हमने कुछ देर पहले देखा डेकार्ट एक्चुअली बिलीव्स इन ए रियल मटेरियल वर्ल्ड, कि है भी ये दुनिया, मटेरियल दुनिया तो है। और ये किस पे बेस्ड था, डिवाइन वेरासिटी पे। इफ वी वांट टू नो डेफिनेटली अबाउट द पर्टिकुलर मटेरियल बॉडीज, देन वी कैन नो ओनली देयर प्राइमरी क्वालिटीज। सेकेंडरी क्वालिटीज ये हम नहीं जान सकते, ये सिर्फ कंफ्यूज आइडियाज है। ये कंफ्यूज आइडियाज का कॉज हाउएवर इज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अगर आप याद करें परसेप्शन का जो उनने एक्सप्लेनेशन दिया, कि पहले बाहर की कोई चीज़ आपके सेंस ऑर्गन को टच करती है, ये आपके नर्व्स के अंदर सम स्प्रिट क्रिएट करती है, एंड देन दीज रीच टू योर ब्रेन, स्पेशली द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में कैसे होता है इंटरेक्शन का मसला अभी भी है क्या, हाउ इज द सटल थिंग एबल टू टच द मटेरियल। अब देखिए क्या कहेंगे, एंड देन रियलाइज कि ही हैज स्टिल नॉट आंसर्ड इट। सी व्हाट ही इज सेइंग, ही सेज पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ द सोल। सोल आपके पीनियल ग्लैंड में है। सोल इज इनडिविजिबल सबस्टेंस, इस वजह से पूरा पीनियल ग्लैंड ऑक्यूपाई करती है, ठीक। और पीनियल ग्लैंड डेकार्ट के हिसाब से ब्रेन का ओनली अनडिवाइडेड पोर्शन है, हर एक पोर्शन ब्रेन का हिस्से का बना है, बट पीनियल ग्लैंड इज वन होल। फिर क्या होता है, जो ये फिजिकल है पीनियल ग्लैंड, उसी के अंदर सोल भी है, सो जो फिजिकल पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इंप्रेशन फिजिकल है, सारा ये मटेरियल प्रोसेस है। अब जो फिजिकल आपने देखा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ने ब्लैक कलर के इम्प्रेशंस आपके नर्व्स में क्रिएट किए, ये ब्लैक कलर के इम्प्रेशन पहुंच गए आपके ब्रेन में, ब्लैक कलर के इम्प्रेशन जो आपके ब्रेन में वो पहुंच गया पीनियल ग्लैंड में। ये क्या करेंगे वहां पे, ये फिजिकल इम्प्रेशन छोड़ेंगे, फिजिकल, देयर वुड बी अ सील एज इफ लेफ्ट ऑन द पीनियल ग्लैंड। और कॉन्शियसनेस उसके साथ को एक्सटेंसिव है, वो जो छाप छोड़ गया पीनियल ग्लैंड पे, वो छाप छूट जाती है सोल पे भी, एंड यू हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ इट। So Descartes seems to have explained away the mechanical pressure of the body on the mind by the mediating service of animal spirits जो pineal glands में होते हैं। अब सिमिलरली ऑपोजिट भी अब सॉल्व हो जाएगा डेकार्ट के लिए। माइंड कैसे डायरेक्ट करता है बॉडी को, अब माइंड जो है, सोल जो है, वो इम्प्रेशन क्रिएट करेगी पीनियल ग्लैंड पे, उसके अंदर खुद इम्प्रेशन बन गया, वो इम्प्रेशन कॉपी हो जाएगा ऑन द पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड पे जो कॉपी है वो ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू द मोशन ऑफ योर हैंड। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है, इसने सिर्फ एक स्टेप दूर कर दिया इस इंटरेक्शन को। ये सोल छोड़ती कैसे है छाप, ये अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। और इसको वो एग्जाम्पल उसी से, एनालॉजी ऑफ द राइडर एंड द हॉर्स, उसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे a rider, he causes the horse to run faster or slower, but whose energy is getting used, not the riders, it is not the rider's energy that is used, it's the horse's energy that is used। तो वैसे ही the soul causes the body to move, it's the body that's actually doing everything। इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है ये पूरे आइडिया को ही, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ डेकार्ट इज दिस। देखिए ये जो इन्होंने एनालिजी दी, अगर हम इसको माने भी 2 मिनट के लिए, तब भी हकीकत तो ये है कि राइडर एंड हॉर्स, दे डू नॉट टोटली एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन। उनके अंदर फिजिकल इंटरेक्शन है हॉर्स और राइडर का, यहाँ पे कैसे करेंगे वो माइंड एंड बॉडी के बीच में। दूसरा वो, ये एनालॉजी ही फॉल्स है, क्योंकि हॉर्स और राइडर
they are essentially same nature. Mind and body are opposing natures. Besides, अगर हम माइंड एंड बॉडी के बीच में डायरेक्ट कंटैक्ट को एक्सक्लूड भी करें, स्टिल इट रिमेन्स ट्रू दैट दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. इसको तो डिनाई नहीं कर सकते. क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है ये. Again, grudgingly, the interaction is admitted as soon as we grant the soul is excited to activity by animal spirits or the soul moves the body. जब भी आप ये बोलेंगे, at that moment आपको interaction accept करना ही पड़ेगा. Animal spirit is material. जो उन्होंने बोला ना उसके अंदर animal spirit, वो material है. And if it can move the soul, then there is no reason to believe that the soul is limited to a particular body part. Why don't we simply say कि it's coextensive with all matter? अब यही बोलेंगे आगे स्पिनोजा. इसको बोले कि ये जो सोल है ये coextensive है with all matter. So it's matter that is conscious. Simple as that. डेकार्ट अपने इस एब्सोल्यूट ड्यूअलिज्म जो दो उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिंग खड़े कर दिया माइंड एंड बॉडी, इसको थोड़ा सा ही इज लाइक रीचिंग बिकॉज ही ऑल्सो नोज इट्स डिफिकल्टी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे, पीनियल ग्लैंड में, कि चलो यहाँ पे देयर इज दिस मीटिंग ग्राउंड फॉर दोस्त. ये चॉइस खुद में आर्बिट्री है. पहली बात, ये आर्बिट्री के अलावा मेटाफोरिकल भी लगता है, बिकॉज soul is a spirit. It does not even need a seat like a material body requires, a place to be at, because it doesn't have extension. And if the soul can occupy pineal gland, there is no reason to believe that it shouldn't occupy the entire body and the entire world. डेकार्ट लिमिट करते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन सोल और बॉडी का. Yet he is not able to explain memory. Memory के लिए he has to डू समथिंग अबाउट, मतलब इनकी इंटरेक्शन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे memory for him is more physical than mental. But how does it, क्योंकि memory also has an effect on your soul. You remember a beautiful thought, the soul is पहले तो ये एक्ट ही मटेरियल खुद तो कर नहीं सकता. There has to be some soul that is driving the memory as well. अब ये कहाँ से आई? पीनियल ग्लैंड में मेमोरी नहीं है डेकार्ट के लिए, ये कहीं और है. तो ये सारे मसाइल डेकार्ट को फेस करने पड़ते हैं. Descartes himself seems to be aware of many difficulties. So he, like for example, he discusses passions like love, hatred, and all. He treats them as modes of thinking, and yet believes that they are caused by body. तो मतलब ये सारी चीजें दिखाते हैं कि उनको खुद भी ये डिफिकल्टी पता थी. ये डिफिकल्टी अराइज हुई क्यों? ये डिफिकल्टी इसलिए अराइज हुई क्योंकि जो इन्होंने डिवीजन किया माइंड एंड बॉडी का, ये खुद भी आर्टिफिशियल ही है. हमने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया एज सेपरेटेड फ्रॉम आवर बॉडी. वी नेवर एक्सपीरियंस इट. हम हमेशा कैसे खुद को परसीव करते हैं? हम खुद को दो ही तरीकों से परसीव कर सकते हैं, या तो एक एम्बॉडीड माइंड या एक स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी. डेकार्ट ने इसी चीज को तोड़ने की कोशिश की, और इस वजह से सारी डिफिकल्टीज सीम टू हैव रिजन. ये पूरा जो मेथड है of vicious abstraction, this led to the existence of consciousness separated from body. This led Descartes to define mind as that which is not extended, and extension as that which does not have a mind, which is not conscious. अगर हम माइंड और बॉडी को ऐसे किसी तरीके से डिफाइन करें that they cannot be bridged, then obviously there can be no relation between them, and that's the problem Descartes faces. अब जितना भी हमने डेकार्ट समझने की कोशिश करी, इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू सो दैट हम इसको कंसोलिडेट करें. डेकार्ट
को हम फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहते हैं। ये जब हम आगे बढ़ेंगे आपको ये फुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि ओके दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज देयर आर पीपल हु से कि नो ही इज नॉट फाउंडर ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, फ्रांसिस बेकन इज। But as we go on, you would realize that every other philosopher would be saying something or criticizing something out of Descartes. और अगर उस सबको आगे भी ले जाएं तो we can say the same for Plato. Everyone is like explaining or refuting Plato. तो पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा it is not Bacon, it is Descartes जिसने एक नया critical method establish किया। अब मेथड बेकन ने भी दिया, बट he propounds an original system of philosophy जिसके रिपरकशन फिर हमने रिपल इफेक्ट्स देखे आगे जाकर। ही इज दैट्स व्हाई कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू एरा ऑफ, बिकॉज इनका जो रेवोल्यूशन था इट प्रूव टू बी रेडिकल एंड इन्फ्लुएंशियल। बिटवीन एरिस्टोटल एंड कैंट यही एक हस्ती है जो सबसे बड़ी है, और इसमें वो वेस्टर्न बाई से देखने का देयर आर अदर पीपल एज वेल who had equal if not greater impact during this era. ये जो इनका एज एन मतलब मैन विच इज लाइक एक मिलेनियल्स में जो एक पैदा होता है, इस वजह से ही इज इवन कॉल्ड द लेजिस्लेटर ऑफ मॉडर्न थॉट। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो हमने अब इतने सेशंस में देखी डेकार्ट के बारे में, तो दे भी नटशेल में उसको समराइज करें। पहली चीज मेथड, डेकार्ट ने फ्री एनक्वायरी, फिलॉसफी में फ्री एनक्वायरी चलेगी, यहाँ कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं चलेंगे। वी रिमेंबर ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, दिस कैन बी डाउटेड, दैट कैन बी डाउटेड, एवरीथिंग। सो इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू अथॉरिटी जो इनके दौर में कॉमन था, ही वाज लाइक नो एवरीथिंग हैज टू बी उसको एट द अल्टर ऑफ रीजन ले आओ। So we see a vindication of reason in him after a long time. जो बंधा हुआ था रीजन उसको आजादी दे दी डेकार्ट ने। ये we know Descartes to be a highly religious man. He does not discard religion. That's not what he is doing. But he is giving reason a place which is huge. और ये faith को भी reasonable बनाते हैं। He gives them strong foundation faith की। और ये जो फ्री थॉट की नेसेसिटी है जिसको इन्होंने प्रोमलगेट किया, इसको आगे के थिंकर्स ने अपहोल्ड किया, और अभी तक भी वही है। फ्री थॉट की बात हर जगह होती है। दूसरी चीज क्या कि अपने मेथड में डेकार्ट ने ही लेड डाउन दैट नॉलेज जो भी आप ऑब्टेन करें उसका कैरेक्टर क्या है, कि इट हैज टू बी सर्टन, इट हैज टू बी नेसेसरी एंड इट हैज टू बी यूनिवर्सल। और ये जो मॉडल है नॉलेज का, ये सबसे ज्यादा क्लियरली सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में है। तो रियल फिलोसॉफिकल मेथड डेकार्ट के हिसाब से तब क्या हुआ, दैट विच कैन बी कास्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली ज्योमेट्री। अब ये जो एम्फेसिस है मैथमेटिक्स पे, ये आगे बढ़कर सबसे ज्यादा तो स्पिनोजा को इफेक्ट करेगा, उसका ज्योमेट्रिक मेथड ही है जिसको हम देखेंगे। लेबनीज, कैंट, हर एक बंदे को इसने इम्पैक्ट किया। इट डिड नॉट लीव एनी वन ऑफ देम। In fact, empiricists like Locke, Berkeley, Hume, even they could not ignore the claim of mathematics to be the model of knowledge. However, ये जो मेथड था ये आया कहाँ से? एब्स्ट्रैक्शन था इसमें। इसने कॉगितो को कैसे एस्टेब्लिश किया? हर एक चीज़ को रिजेक्ट करके। ये जो सक्सेसिव नेगेशन है हर एक इन एसेंशियल फैक्टर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फलसफे में आगे जाकर पता चला, क्योंकि इसी को फिर स्पिनोजा ने उठा के बोला एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। तो दैट इज वाई अगर आप इसका पैरेलल हिंदू फलसफे में देखोगे, हिंदू फलसफे में टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ ब्राह्मण, व्हाट इज द मेथड दे वुड यूज? आत्मन को डिफाइन करने के लिए मेथड वो क्या यूज करेंगे? नीति, नीति, नॉट दिस, नॉट दिस। So every determination is actually negation, and every negation would be determination. So to determine what is Brahman, you would say not this, not this, not this. So what does this essentially mean? If you determine something, you have negated it of being everything else. So this is an orange.
So you might say this is an orange. You have also said this is not a banana. This is not a Lamborghini car. This is not an aeroplane. This is not a country. So you have said all this. So every determination is negation. उसका भी रूट आपको कहाँ दिख रहा है? डेकार्ट में. Besides, जो डिडक्टिव एस्पेक्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसको भी एम्फेसाइज किया सुपिनोजा और लेबनीज ने आगे जाके. और लॉग जैसा स्टॉन्च एम्पिरिसिस्ट भी इसको रिजेक्ट नहीं कर पाया. ये था इनका मेथड. वी आर ट्राइंग टू सम अप एवरीथिंग डेकार्ट ने जो कहा. दूसरा, रैशनलिज्म. डेकार्ट को हम मॉडर्न रैशनलिज्म का फाउंडर कह सकते हैं. फर्स्टली, जैसे हमने पहले भी बात की, इन्होंने क्या कहा? रीजन इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्प्यूट. अब रीजन अक्ली है. अक्ली इट्स मेंटल प्रोसेस, इट इज अ रैशनल प्रोसेस. तो उस हिसाब से तो रैशनैलिटी आपको क्लियरली पहले ही स्टेप पे दिख गई. और इस चीज को आप देखें मॉडर्न फलसफे में, मॉडर्न सोसाइटीज में हम सब मानते हैं. एवरी वन ऑफ अस. वी माइट बी हिंदूज, वी माइट बी मुस्लिम्स, वी माइट बी एथियस्ट्स, वी माइट बी क्रिश्चियंस. But this thought which he has promulgated, and don't, because it is so widespread and accepted, don't think it is the only way of looking at things. Reason is the sole arbitrator. I personally do not believe in it. But the thing is, ये इतना diffuse है, you have to give the man the credit. और आप इनका क्रेडिट इसलिए भी देंगे क्योंकि empiricists जो इसको रिजेक्ट करने के लिए ही जिंदा है, वो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं. एक लॉक, ह्यूम एंड बर्कली, दे एक्सेप्टेड कि ये बात आपने सही बोली. However, Descartes is the founder of rationalism in its distinguishing feature by pointing out that real, universal and necessary knowledge isn't innate ideas alone. Real rationalism क्या है? ये सही इल्म innate है. यहाँ पे लॉग नहीं मानेंगे, अब ह्यूम नहीं मानेंगे. इसको वो वेहिमेंटली अपोज करेगी कि ये नहीं मानते. लॉग वुड बी लाइक, नो भाई, टेबुला रासा. You start with a clean slate and your experience writes on that clean slate. ये जो innate ideas है, ये हमने इससे पहले तो कभी डिफाइन नहीं किया, but because we are going to go deeper into rationalism in upcoming sessions, and then we'll be refuting it in empirical philosophy. So let's talk about innate ideas for a while. देखिए, सेंस एक्सपीरियंस, अभी 2 मिनट के लिए आप रैशनलिस्ट बन जाइए, क्योंकि किसी भी फलसफे को समझना है तो उसका फॉलोअर बनना पड़ता है, अदरवाइज नहीं समझ आएगा. देखिए, कितना भी आपका सेंस एक्सपीरियंस हो, ये यूनिवर्सल नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर का इल्म है. कहने का मतलब, यू कैन हैव नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइगर, यू कैन हैव दिस नॉलेज अ बिलियन टाइम्स, बिलियन टाइगर्स को आपने देखा, बट इट इज स्टिल नॉलेज ऑफ ओनली दोज पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ टाइगर. बट द कंसेप्ट, दिस क्लास ऑफ टाइगर, वेयर डू यू कम अप, ये कहाँ से आता है आपके अंदर? Where do you come up with it? Where inside you? There is no class of tigers outside. There are individual tigers. तो ये जो ये नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल है, ये हमें बाहर से नहीं मिलता. As such, the universal principle is supplied by the mind to the sense data. आपको और एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे, if you push something, it falls. एक बॉटल को आपने पुश किया, बॉटल गिरी. The actual knowledge you received was this, that you pushed it and second it fell. This is the knowledge you got. But how did you imply causation, that because you pushed it fell? ये कहाँ से मिला आपको? Again, not supplied by empirical data. ये sense data से नहीं आया. अगर हम इसको rudimentary वे में, मतलब एक नॉन फिलोसॉफिकल वे में कहें, कहने की बात ये है कि एंटायरली सेंस डेटा ही नहीं है सारा इल्म. माइंड एक पैसिव रिसीवर नहीं है इल्म में,
कि जो एक्सपीरियंस का डेटा है उस पे लिखता जाएगा और वही फिर माइंड बोलेगा आगे जाके नो। द एसेंशियल प्रिंसिपल रैशनलिज्म वुड से कि नो, इट्स एन एक्टिव प्रिंसिपल, माइंड इज एन एक्टिव प्रिंसिपल। अब एक्सट्रीम रैशनलिज्म में माइंड ही है, बाहर कुछ नहीं है। इट सप्लाइज द एक्टिव फॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, माइंड। बाहर जो है द सेंस ऑफ टेस्ट है, द सेंस ऑफ साइट है, लेकिन ये सेंस ऑफ साइट एंड टेस्ट सेम बर्गर से आ रहा था, ये आपका माइंड करेगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन डेकार्ट ने दी, ही इज एसेंशियली करेक्ट, ये इसमें गलत नहीं है। कैंट इसको सोफिस्टिकेटेड वे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी करेंगे ना लड़ाई ये एम्पिरिसिस्ट, हर एक चीज़ को एम्पिरिकल बना देंगे। एंड डेकार्ट, ये कैंट फिर उन दोनों के बाद आएंगे, इनके तीन फिलोसफर, उनके तीन फिलोसफर, उसके बाद कैंट आते हैं। एंड कैंट इज लाइक कि इन दोनों ने तो बस लड़ाई करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ही सेज कि आई वाज ह्यूम की क्रिटिसिज्म स्केप्टिसिज्म की वजह से आई वाज रेज्ड, मैं जाग गया फ्रॉम माय डॉगमेटिक स्लम्बर, एंड फॉर हिम द पर्पस वाज कि इन दोनों चीज़ों ने तो पूरे इल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब कैसे वापस खड़ा करे इल्म की दुनिया को। एंड देन ही फाइंड्स दैट इन बिटवीन वाला, he solves the problem. And for me personally, that is where philosophy ended. But then philosophers always have something to discuss. However, even the most sympathetic interpretation would point out that Descartes was rather vague in his doctrine of innate ideas. तो यही मैंने आपको अभी बोला कि कैंट इसको सोफिस्टिकेटेड शक्ल देंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि देयर इज सम डेकार्ट इन कैंट, so that's also what makes him थोड़ा सा वो ना फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। ये था इनका रैशनलिज्म। फिर है इनका तीसरी चीज ड्यूअलिज्म। आपको डेकार्ट में एक टिपिकल ड्यूअलिस्ट दिखेगा, हर जगह इनको दो दिखते हैं, हर जगह आपने देखा होगा, माइंड एंड बॉडी दो, और इसके अलावा क्वालिटीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो। व्हाट एल्स डिड ही कॉल, विल एंड वो विल एंड इंटेलेक्ट, वो भी दो। ये विल एंड इंटेलेक्ट पे कैंट वुड डिफर, ही वुड हैव थ्री थिंग्स, वी विल सी इट देयर। अगेन डेकार्ट का एक और कंट्रीब्यूशन, डेकार्ट इज अ सिस्टम बिल्डर। डेकार्ट बिलीव्ड कि इफ वी एस्टैब्लिश certain principles we would be able to get an entire system out of it। और इसके लिए उन्होंने रीजन को चूज किया कि रीजन वुड बी दैट मेजरिंग रॉड फॉर मी। अपने कॉगितो वाले आर्ग्यूमेंट से इन्होंने अपना क्राइटेरियन एस्टैब्लिश किया, क्राइटेरिया एस्टैब्लिश होने के बाद खुदा के होने को साबित किया। हम इस सब को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमने कोगी भी क्रिटिसाइज किया खुदा का होना। हम कह रहे हैं डेकार्ट ने क्या किया, फॉर व्हाट वाज हिज ओन ट्रूथ, मतलब उनको क्या लग रहा था। सो वंस ही एस्टैब्लिश्ड कॉगितो, ही एस्टैब्लिश्ड गॉड, आफ्टर दैट ही एस्टैब्लिश्ड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एंड ऐसे करते करते ही व्हाटएवर ही हैड डिस्ट्रॉयड ही रिबिल्ड इट। तो उन्होंने पूरा सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की, और ये जो इस सिस्टम बिल्ड करना है, ये फिर उनके साथ मरा नहीं, ये आगे कंटिन्यू हुआ। स्पिनोजा ने भी यही करने की कोशिश की, लेबनीज ने भी, बर्कले ने भी, और कैंट ने भी। एंड नॉट ओनली दैट, he doesn't just create a system, he creates a god centered system, और इसमें भी he is followed by Spinoza, Leibniz, Berkeley, all of them are following, so again the founder of modern philosophy। इसके अलावा there are few concluding remarks which he writes। कहते हैं, from this preceding discussion about observation, another observation follows। If we keep the tradition of perennial philosophy in our account, this is very important to understand, तब हमको ये पता चलता है कि फलसफे का मकसद आपको सर्टन नॉलेज देना है ही नहीं। इट इज नॉट अबाउट गिविंग यू नॉलेज, इट इज अबाउट बिल्डिंग विजडम। Wisdom implies not only sufficient knowledge of actual facts, of actual state of affairs, but a high state of your own development, of the development of man itself। In other words, falsafa क्या करता है?
It aims at self-realization through the help of knowledge. Knowledge in science or in other walks of life. रियलिटी एज अ होल फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर है. साइंस या बाकी सारे जो हमारे इल्म हैं, ये उसके साथ डील करते हैं जो चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परसीवेबल हैं. लेकिन रियलिटी एज अ होल के अंदर हम भी आते हैं, इसीलिए हम उसको तो परसीव नहीं कर सकते. Naturally, philosophy then moves out of the ambit of being called as science per se. लेकिन ये हमारे राइटर कहते हैं कि पेरिनियल फिलोसफर्स भी ये नहीं कहते कि हम एक्चुअली साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे हैं. दे ऑल द वाइल वर डीलिंग नॉट विद फैक्ट्स बट विद द realm ऑफ वैल्यूज. उनकी लैंग्वेज भी इसीलिए ज्यादातर सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल और एनालॉजिकल होती है. अगर हम कोशिश करें sincerely to understand and keep this end of philosophy in our mind, then philosophy does not even need to be a science. Science, ilm हासिल करने के लिए, science as in I'm not talking about physics, chemistry, biology only. इसके आगे भी और sciences हैं. So that might be the only way of attaining knowledge, but it is not the only rational discipline man knows. The attainment of values, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये भी इक्वली सीरियस कंसर्न है इंसान का. और फ़लसफ़े का काम है इन वैल्यूज़ को डिटरमिन करना.